we'll be discussing concept of organ pipe. तो हम ऑर्गन पाइप का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। अब ऑर्गन पाइप होते क्या हैं? व्हाट डू मीन बाय ऑर्गन पाइप? ऑर्गन पाइप इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब आप इसमें एयर को ब्लो करते हो एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेटिंग इनटू वाइब्रेशंस एंड एयर कॉलम इन इट। तो हमारे पास ऑर्गन पाइप एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम विंड ब्लो करते हैं, मतलब हम एयर को ब्लो करते हैं। और इसमें वो एयर को ब्लो करने से हम क्या करते हैं, एक गिवन पाइप है, उस पाइप में वाइब्रेशंस करवाते हैं एयर कॉलम की। तो यहां पर अगर मैं ऑर्गन पाइप को देखूं तो मेरे पास ऑर्गन पाइप जो है वो इन जनरल दो टाइप्स का है। एक है ओपन ऑर्गन पाइप और दूसरा है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। मतलब ये हमारे पास दो टाइप के ऑर्गन पाइप होते हैं, एक ओपन ऑर्गन पाइप होता है और दूसरा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है। इसमें देखो होता क्या है, आप क्या नोटिस करोगे, आप नोटिस करोगे कि आपके पास यहाँ पर ये जो गिवन रीजन है, ये वाला, ये वो जगह है जहां से आप एयर को ब्लो करते हो। तो यहाँ पर ये जो आपको गिवन एम नजर आ रहा है, दिस इज द माउथ, दिस इज द माउथ पीस। माउथ पीस का मतलब ये वो जगह है जहां से आप एयर को ब्लो करोगे। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी डू इज, फ्रॉम हेयर वी ब्लो एयर। यहां से हम एयर को ब्लो करते हैं। तो फ्रॉम हेयर वी ब्लो एयर इनटू द पाइप। अच्छा, अब जब आप ये एयर को ब्लो करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे, आप नोटिस करोगे कि ये जो एयर है ये यहाँ पे आके टकराएगी, और ये जिस जगह पे टकरा रही है इसको हम कहते हैं बेवल। तो ये जो आपको बी नजर आ रहा है, दिस बी इज नोन एज बेवल। तो ये जो बी है, दिस इज द बैरियर जहां पे आके आपकी जो एयर है वो टकराएगी। सो दिस इज नोन एज बेवल। अच्छा, अब ये जो आप बेवल नोटिस कर रहे हो, इस बेवल से आपकी जो गिवन एयर है ये अब एक बड़े थिन या नैरो ओपनिंग से बाहर निकलेगी। तो ये जो नैरो ओपनिंग आप देख रहे हो, ये वाली, ये जो नैरो ओपनिंग आप देख रहे हो, दिस नैरो ओपनिंग इज नोन एज स्लिट। इस नैरो ओपनिंग को हम स्लिट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके पास ये एक ओपन स्पेस है, और ये जो ओपन स्पेस आप देख रहे हो, दिस ओपन स्पेस इज नोन एज लिप। ये जो ओपन स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं? लिप। नाउ योर गिवन डिस्टर्बेंस विल मूव इन दिस पाइप। ये आपकी देखो डिस्टर्बेंस इस पाइप में देखो ऐसे मूव करेगी, और जब डिस्टर्बेंस इस पाइप में मूव करेगी तो ये जो आपको रीजन नजर आ रहा है जिसमें आपकी डिस्टर्बेंस मूव करेगी, इस रीजन को हम कहते हैं रेजोनेटर। तो ये जो आपका रीजन है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे आर क्या है? रेजोनेटर। रेजोनेटर वो रीजन है पाइप का जिसमें आप ऑब्जर्व करोगे स्टैंडिंग वेव्स, जिसमें आप स्टैंडिंग वेव्स को ऑब्जर्व करोगे। अब यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो आपकी जगह है, यहां से तो आपने एयर को ब्लो किया, ये ऐसे, यहां से तो आपने एयर को ब्लो किया, ये इस तरीके से आपने एयर को ब्लो किया। तो ये जो आपने एयर ब्लो किया, ये जो एयर आप जा रही है, ये यहां से ऐसे इंसिडेंट वेव जा रही है, ये आपकी ये इंसिडेंट वेव जा रही है। अब देखो, ये जब इंसिडेंट वेव जा रही है तो यहां पर अगर आप नोटिस करो तो ये जो दूसरा एंड है, ये वाला एंड क्लोज्ड है, ये वाला एंड बंद है, ये एंड बंद है। तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपकी जो वेव है टकराने के बाद वो क्लोज्ड एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आपकी वेव देखो ये क्लोज्ड एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो वो पाइप को हम क्या नाम देंगे? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बेसिकली वो ऑर्गन पाइप है जिसमें आप जब ये डिस्टरबेंस को जनरेट करोगे तो वो डिस्टरबेंस जनरेट होने के बाद फ्लो करके जब दूसरे एंड पे जाके टकराएगी पाइप के, तो दूसरा एंड जो है वो क्लोज्ड होगा,
तो वो जो पाइप होगी उस पाइप को हम क्या नाम देंगे? उस पाइप को हम नाम देंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो? आपने जब ये एयर को ब्लो किया, आपकी ये इंसिडेंट वेव प्रोपेगेट हो रही है, और ये इंसिडेंट वेव अब जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये ओपन साइड से रिफ्लेक्ट हो रही है। यहां पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि यहां पर ये जो आपका रीजन आप देख रहे हो, ये वाला, ये ओपन है, यहां पे आपकी पाइप खुली है। अच्छा, अब पाइप खुली है तो आपकी जो डिस्टर्बेंस है उसको बाहर निकल जाना चाहिए। ऑब्वियसली खुली जगह है, बाहर निकल जाना चाहिए। हो क्या रहा है? ये जो आप जगह देख रहे हो, ये वाली जगह, इस जगह में एयर है, और ये वाली जगह देख रहे हो, यहां पे भी एयर है। दोनों जगह पर आप एयर को ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन आप जब ध्यान से देखोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि ये वाला जो रीजन है, यहां पे एयर रिस्ट्रिक्टेड है, उसका मूवमेंट कम है, क्योंकि वो जो पाइप है वो एयर को फैलने से रोक रही है, रिस्ट्रिक्टेड है एयर। तो यहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स को कम वॉल्यूम मिल रहा है घूमने के लिए। और यहां पर देखो, यहां पर ये सारा ओपन स्पेस है, तो ओपन स्पेस में उनको घूमने के लिए जो जगह मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये वाली जो रीजन है, इस रीजन में एयर की डेंसिटी ज्यादा है, और ये वाला जो रीजन हम देख रहे हैं बाहर वाला, यहां पे एयर की डेंसिटी कम है। तो ये एक गिवन ओपनिंग, एक सरफेस है जो दो टाइप की एयर्स को सेपरेट कर रही है। और कोई भी चीज जब दो मीडियम, मतलब दो डेंसिटीज को सेपरेट करे तो उसको सरफेस कहते हैं। तो ये सरफेस आपको नजर नहीं आ रहा, पर ये एक सरफेस की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि इस जगह के एक साइड पे एयर की डेंसिटी ज्यादा है, दूसरे साइड पे एयर की डेंसिटी कम है। तो ये एक सरफेस की तरह एक्ट कर रहा है। नो डाउट कुछ वेव्स बाहर निकलेंगी, पर हम उनको नहीं स्टडी कर रहे जो बाहर जा रही हैं, हम उनको स्टडी कर रहे हैं जो टकरा के क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि टकराने के बाद हमारी जो वेव है वो अब रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो ये ओपन वाले एंड से हो रहा है, ये ओपन एंड से रिफ्लेक्शन हो रही है। तो जब आपकी रिफ्लेक्शन जो है वो ओपन एंड से होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? ओपन एंड ऑर्गन पाइप। तो हमारे पास ये दो टाइप की ऑर्गन पाइप होगी, एक क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप और दूसरी ओपन एंड ऑर्गन पाइप। एंड यहां पे देखो, अगर आप नोटिस करो तो ये जो रेजोनेटर आप देख रहे हो, ये जो रेजोनेटर आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो रेजोनेटर देख रहे हो, इस रेजोनेटर में आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो इंसिडेंट वेव है और फिर ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, ये देखो, ये दोनों आपस में रेजोनेटर के अंदर, इस ट्यूब के अंदर क्या करेंगी? मिल जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। और कंबाइन होने पे ये क्या करेंगी? ये स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगी, क्योंकि हमने कहा था कि दो बिल्कुल एक जैसी वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, वेवलेंथ सेम है, सब कुछ सेम है, बस सिर्फ क्या फर्क है? दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वो मिलने पे क्या करती हैं? आपस में मिलके न्यू टाइप की वेव्स बनाती हैं, जिनको हम क्या कहेंगे? स्टैंडिंग वेव्स। तो यहां पर हम क्या नोटिस करेंगे? यहां पे हम नोटिस करेंगे कि स्टैंडिंग waves will be produced in organ pipes. And why standing waves are produced in organ pipes? Because what you will observe is that your inside the resonator of the pipe, both incident and reflected waves will combine. तो आप यहां से माउथ ऑफ द पाइप से डिस्टरबेंस भेजते जा रहे हो, और इस रेजोनेटर के अंदर वो जो आप डिस्टरबेंस भेज रहे हो वो टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अंदर वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। तो मिलने पे क्या जनरेट हो रही है? स्टैंडिंग वेव। तो अब इस स्टैंडिंग वेव को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ऑर्गन पाइप की। जैसे आप कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आप एयर को ब्लो करते हो और एयर को ब्लो करने से आपको साउंड मिल रही है, वो सब ऑर्गन पाइप की तरह काम कर रहे हैं। जैसे फ्लूइड है, एक बांसुरी, आप उसमें एयर ब्लो करते हो, एयर ब्लो करने पे साउंड आ रही है। तो एक फ्लूइड हो गया, या एक ट्रम्पेट हो गया, या एक सेक्सोफोन हो गया, या एक थ्रम्बोन हो गया। तो ये जितने भी आपको यहाँ पर
ये गिवन इंस्ट्रूमेंट्स नजर आ रहे हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स एग्जाम्पल हैं किसके? ऑर्गन पाइप के। तो फर्स्ट वील बी डिस्कसिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सबसे पहले हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास ये एक पाइप है और इस पाइप की जो मैं लेंथ ले रहा हूं वो मैंने लेट से एल लेंथ कंसिडर की। तो आई हैव अ पाइप ऑफ लेंथ एल, और ये जो पाइप मैं ले रहा हूं ऑफ लेंथ एल, इसका जो ये वाला एंड है इसको मैंने ले लिया x0। तो ये वाला एंड मेरे पास हो गया XL। तो ये हमारे पास जब हम 0 से L जा रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव x एक्सेस हो गया। तो ये हमारा पॉजिटिव x एक्सेस हो गया। अच्छा, मैंने ये जो गिवन रीजन है यहां से मैंने अपनी इंसिडेंट वेव को प्रोपेगेट कराया। ऑब्वियसली इंसिडेंट वेव तो ओपन वाली जगह से ही आप ओरिजिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपने एयर को ब्लो करना है, तो जहां पे ओपन स्पेस होगी वहीं से एयर ब्लो होगी। तो ये आपने इंसिडेंट वेव को प्रोपेगेट कराया। अब ये जो इंसिडेंट वेव है ये यहां पर टकराएगी और टकरा के यहां से अब ये बैक आएगी। तो अब ये जो मेरी इंसिडेंट वेव है ये मैं नोटिस करूंगा कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये जो गिवन मीडियम है इसमें ये जो रिफ्लेक्टेड है और ये जो इंसिडेंट है ये आपस में क्या हो जाएंगी? कंबाइन हो जाएंगी। तो ये जो आप गिवन ट्यूब देख रहे हो इसमें ये दोनों वेव्स आपस में क्या होगी? कंबाइन होगी और क्या बन गई? स्टैंडिंग वेव। तो मेरे पास सबसे पहले जो गिवन इंसिडेंट वेव है उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी आर साइन ऑफ ओमेगा टी। हाँ जी बोलो, प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? क्या लिखूं, प्लस के एक्स के माइनस के एक्स? मेरी जो इंसिडेंट वेव है वो किधर को जा रही है? नेगेटिव एक्सिस। और हमने क्या कहा था कि अगर आपकी वेव पॉजिटिव एक्सिस में जा रही है तो माइनस लिखते हैं, अगर आपकी वेव नेगेटिव एक्सिस में जा रही है तो फिर हम क्या लिखते हैं? प्लस। और ये जो एक्स है ये आपको बताता है कि आपकी वेव एक्स एक्सिस में जा रही है या वाई एक्सिस में जा रही है या जेड एक्सिस। मतलब यहां पे मैं लिखूं के वाई, तो के वाई मतलब वाई में जा रही है, के जेड तो जेड में जा रही है। और यहां पे ये जो प्लस माइनस है ये याद रखना उल्टा है, कि अगर माइनस के एक्स है तो आपकी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, और अगर प्लस के एक्स है तो आपकी वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। और राइट नाउ मेरी वेव अगर मैं इस फिगर को देखूं तो कहां जा रही है? इन ऑपोजिट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मेरी जो वेव है वो नेगेटिव एक्सिस में जा रही है, तो इसलिए यहां पे प्लस आ गया। तो ये मेरी गिवन इक्वेशन बन गई इंसिडेंट वेव की। फिर इंसिडेंट वेव का आर क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। जो आपकी इंसिडेंट वेव है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका आर क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। और ये जो आप ओमेगा देख रहे हो इस ओमेगा से आपको इस वेव का टाइम पीरियड मिलेगा। तो टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई बाय ओमेगा। और ये जो आप गिवन के देख रहे हो यहां से आपको गिवन वेव का वेवलेंथ मिलेगा। तो जो वेवलेंथ है वो 2 पाई बाय के। एंड अगर मैं यहां पे स्पीड और वेलोसिटी ऑफ वेव देखूं, वो जो स्पीड या वेलोसिटी ऑफ वेव वो जाएगी योर लैम्डा बाय टी या लैम्डा इनटू न्यू। क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड हमें पता है कि जो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एंड ये यहां पर देखो आप कर क्या रहे हो? आप एयर को ब्लो कर रहे हो, और एयर को ब्लो करने पे आपको पता है क्या जनरेट हो रही है? साउंड। तो यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि साउंड वेव ट्रेवल कर रही है। तो यहां पे ये जो आप स्पीड लोगे ये आपकी स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगी। और अगर ये स्पीड ऑफ साउंड है तो इसकी जो वैल्यू बनेगी, हमने ये डिस्कस की थी कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और इसकी जो वैल्यू होती है वो b बाय रो होती है। फिर b क्या है? आपका बल्क मॉडुलस, और रो क्या है? डेंसिटी। एंड यहाँ पे ये जो आपकी वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। देखो हमने लास्ट क्लास में स्टैंडिंग वेव की थी, और लास्ट क्लास में जो मैंने स्टैंडिंग वेव को स्टडी किया था वो वाली मेरी जो स्टैंडिंग वेव थी उसमें मैंने ऐसे स्ट्रिंग लिया था। उसमें मैंने यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग लिया था, और स्ट्रिंग में जो मेरी स्टैंडिंग वेव बन रही थी वो कौन सी बन रही थी? ट्रांसवर्स।
स्ट्रिंग में मेरी स्टैंडिंग वेव ट्रांसवर्स बन रही थी, और वो जो ट्रांसवर्स बन रही थी उसकी जो स्पीड थी वो अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। मीडियम बदलेंगे, स्पीड ऑफ द वेव बदलेगी। यहां पे जो स्पीड थी वो थी ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग, तो वो थी अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। अब क्या कर रहे हैं, अब हम ये जो गिवन पाइप है, ये जो गिवन ट्यूब है, इसके अंदर हम स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे हैं, पर वो जो स्टैंडिंग वेव बन रही है वो अब लॉन्गिट्यूडनल वेव बन रही है। और क्यों बन रही है? क्योंकि अंदर जो आपका मीडियम है वो एयर है, और हमने क्या कहा था कि जब आप फ्लूइड्स लेते हो तो फ्लूइड्स के अंदर जो वेव बनती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती है। और ये जो आपकी साउंड वेव है, ये कौन सी वेव है? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वी बाय रो। एंड फॉर गैसेस, गैसेस के लिए हमने न्यूटन लॉ और फिर लैपलेस करेक्शन किया था, और वहां पे हमने नोटिस किया था कि ये वैल्यू गामा ई बाय रो अंडर रूट है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि ये वाला जो रिलेशन आप देख रहे हो, दिस रिलेशन इज फॉर गैसेस। ये जो आपने रिलेशन देखा था, ये आपका ऑल मीडियम, ऑल मीडियम का मतलब कि चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सबके लिए अंडर रूट ऑफ बी बाय रो। लेकिन अगर गैसेस की बात करें तो स्पेसिफिकली गैसेस के लिए ये गामा पी बाय रो, वेयर गामा इज सीपी बाय सीवी रेशियो, पी क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस, एंड रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द गैस। तो यहां पे मेन याद रखना है कि जब आप स्टैंडिंग वेव पढ़ रहे हो तो एक स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग में बन रही है, एक स्टैंडिंग वेव पाइप्स में बन रही है। स्ट्रिंग वाली जो स्टैंडिंग वेव बन रही है उसकी ये वेलोसिटी होगी, और जो पाइप के अंदर बन रही है वो साउंड साउंड वाली वेव है। और उनकी नेचर पता होनी चाहिए। स्ट्रिंग में कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स। यहां पे कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, अब टकराने के बाद अगर मैं नोटिस करूं तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जब इसने टकराना है तो ये देखो, ये जगह जहां ये टकरा रहा है ये डेंसर मीडियम है, तो आपकी जो रिफ्लेक्शन हो रही है ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम हो रही है। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं? हम नोटिस कर रहे हैं दैट योर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इज फ्रॉम क्लोज्ड एंड, दैट इज डेंसर मीडियम। तो हमने क्या कहा था कि जब ऐसे होता है तो फिर क्या होगा? फेज रिवर्सल। फेज रिवर्सल मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी और इंसिडेंट वेव होगी उनके बीच में जो फेज का डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। तो फिर मेरी जो रिफ्लेक्टेड वेव बनेगी उसकी जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी आर साइन ओमेगा टी। हाँ जी, बताओ, प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? वेव किधर को जा रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो क्या आ गया? माइनस के एक्स। तो वेव किधर को जा रही है उसके हिसाब से ये प्लस के एक्स माइनस के एक्स आएगा। एंड आगे मैं क्या लिखूंगा? प्लस पाई। अब पाई क्यों लिखा मैंने? बिकॉज देर इज फेज रिवर्सल, क्योंकि क्लोज्ड एंड पे जब भी रिफ्लेक्शन होगी फेज रिवर्सल होगा। हाँ, अगर ओपन एंड पे होता तो फिर फेज सेम रहना था। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ये मेरे पास आ गया साइन ऑफ थीटा प्लस 180। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में यह चल जाएगा, तो हमारे पास जो गिवन y2 है वो हो जाएगा माइनस आर साइन मेगा टी माइनस के एक्स। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब ये दोनों जो वेव्स हैं वो एक ही मीडियम में प्रोपेगेट करनी है, सो सिंस बोथ ऑफ देम विल कंबाइन, so we'll get a resulting wave. So the resulting wave according to principle of superposition, so according to principle of superposition, your resulting wave equation, resulting wave equation will be your sum of the two which are combining. तो यहाँ पर मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा? मैं ऑब्जर्व करूंगा कि ये जो मेरी रिजल्टिंग वेव इक्वेशन बनेगी इसमें मैं ये y1 y2 ऐड करूंगा तो r कॉमन निकल आया, एंड अंदर मेरे पास ये आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी
प्लस के एक्स एंड माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो हमने आर कॉमन निकाल दिया और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो ये जो मेरा रिलेशन बन रहा है ये मेरा बन रहा है साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी। एंड व्हाट इज साइन सी माइनस साइन डी? तो ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू एंड साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ये हमारा गिवन फॉर्मूला बनेगा, ये हमारा गिवन फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं अब ये चीज़ को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगा। तो जब मैं ये चीज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तो मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा कि मेरा ये जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो आ गई आर ट्वाइस। हाँ जी, अब ये जो सी है ये डी है, दोनों को आप ऐड करो, दिस प्लस दिस बाई टू, तो आ गया कॉस ऑफ टू ओमेगा टी बाई टू एंड फिर साइन ऑफ माइनस कर दो दोनों को, तो माइनस किया तो टू के एक्स बाय टू। तो यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये टू टू जो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और मेरे पास जो गिवन रिजल्टिंग वेव इक्वेशन बनी वो बन गई टू आर साइन ऑफ के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी। और ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से नोटिस करो तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो वैल्यू आ रही है ये कॉस ओमेगा टी से पहले आ रहा है, तो ये क्या है? ये आपका एम्पलीट्यूड है। और ये जो आप एम्पलीट्यूड देख रहे हो ये एक्स के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर। तो ये जो हमने निकाला, ये हमने क्या निकाला? दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो आपकी स्टैंडिंग वेव बन रही है उसकी इक्वेशन। अब अगर मैं ये जो गिवन इक्वेशन बनी इसको थोड़ा सा इलेबरेट करके समझूं तो पहली चीज तो मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व की थी? मैंने ऑब्जर्व की थी कि ये मेरी ट्यूब है, इस ट्यूब की मैंने जो लेंथ ली थी वो मैंने ये ऐसे एल ली थी। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि ये मेरा x0 है, ये मेरा xl है। और फिर मैंने कहा था कि मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी दोनों इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स जो हैं वो क्या कर रही हैं? आपस में एक दूसरे के साथ सुपर पोजिशनिंग कर रही हैं और इनके मिलने से क्या बन रही है? स्टैंडिंग वेव। अब यहां पर होता क्या है? यहां पर ये जो आप देख रहे हो फैक्टर टू आर साइन के एक्स, ये आपका क्या बन गया? एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव। तो हमने क्या नोटिस किया कि एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दैट इज टू आर साइन ऑफ के एक्स। तो ये जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है इसमें जो एम्पलीट्यूड बन रहा है वो टू आर साइन के एक्स है। और जैसे जैसे आप ये एक्स बदल रहे हो ये एम्पलीट्यूड भी क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो, ये वाली जो गिवन जगह देख रहे हो यहां पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका फिक्स्ड एंड है, और ये जो जगह देख रहे हो ये आपका ओपन एंड है। और यहां पे जब आप पार्टिकल्स को देखोगे तो हमने पीछे कहा था कि यहाँ पे जो एयर है, और अगर मैं यहाँ पे एयर को देखूं तो यहाँ पे एयर को ज्यादा जगह मिल जाएगी मूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो ओपन स्पेस है तो आसानी से एयर बाहर निकलेगी और उसको बहुत जगह मिलेगी घूमने के लिए। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो क्लोज्ड एंड होता है यहाँ पे वाइब्रेशन सबसे रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, और रिस्ट्रिक्टेड वाइब्रेशंस को हम कहते हैं नोड। जहां पे वाइब्रेशन होंगी ही नहीं उसको क्या कहते हैं? नोड। और ये जो जगह जो खुली है इसको अगर मैं देखूं तो यहां पे वाइब्रेशंस सबसे ज्यादा आसानी से हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये ओपन एंड है, यहां पे आपके पार्टिकल को बहुत जगह है घूमने के लिए। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि जैसे जैसे मैं यहां से आगे जा रहा हूं
जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं वो डेंसिटी पे फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे एयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, उसकी मूवमेंट पे बहुत रिस्ट्रिक्शन होगी। यहाँ पे जो डेंसिटी है वो बहुत कम होगी, उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा फ्री होगी। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस करते हैं, हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि जो क्लोज्ड एंड होता है, ये जो क्लोज्ड एंड होता है, यहाँ पे जो आपकी वाइब्रेशन है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, जिसके कारण यहाँ पे नोड्स बनते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट एट क्लोज्ड एंड, एट क्लोज्ड एंड ऑफ पाइप nodes are formed। मतलब वहां पे वाइब्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होने के कारण वो जो पार्टिकल जो बिल्कुल ये क्लोज्ड एंड पे होगा वो वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। जो पार्टिकल बिल्कुल क्लोज्ड एंड पे होगा वो वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। एंड एट ओपन एंड ऑफ पाइप जो आपकी वाइब्रेशन है वो सबसे ज्यादा फ्री होंगी, और सबसे ज्यादा फ्री होंगी तो हम क्या नोटिस करेंगे कि एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड। हम नोटिस करेंगे कि एंटी नोड्स वहां पे बनेंगे, जो ओपन एंड होगा वहां पे क्या बनेंगे, एंटी नोड्स। तो यहां पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, मैं यहां पे नोटिस कर रहा हूं कि ये जो x0 है, ये x0 पे क्या बनेगा, नोड। और ये जो XL आप देख रहे हो, इस XL पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, क्या बनेगा, एंटी नोड। ये चीज अब आप नोटिस करो, स्ट्रिंग में थोड़ी अलग थी। स्ट्रिंग को जब हमने स्टडी किया था तो स्ट्रिंग में हमने क्या पढ़ा था, हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था कि जब हम ऐसे स्ट्रिंग को टाई करते हैं तो ये ऐसे टाई करने पे हमने कहा था ये वाली जगह भी नोड होगी और ये वाली जगह भी नोड होगी, दोनों जगह नोड होंगे। लेकिन यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हो, यहां पे आप नोटिस कर रहे हो कि आपका ये वाली साइड नोड है और ये वाली साइड आपकी क्या है, एंटी नोड है। तो यहां पर अब जब मैं गिवन ये एम्पलीट्यूड को स्टडी करूंगा तो एट x इज इक्वल टू 0 नोड इज फॉर्म्ड। एंड अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये 2r साइन के एक्स जीरो है। तो साइन जीरो आपको पता है क्या होता है, जीरो। तो मैथमेटिकली एंड कंसेप्चुअली मेरा आंसर क्या आ रहा है, एक जैसे ही आ रहा है। मतलब ये जो आया जीरो ये मैथमेटिकली आया, ये जो मैंने लिखा था वो मैंने कंसेप्चुअली लिखा था। तो मैंने नोटिस किया कि यार वो जो मैं कंसेप्ट लगा रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही लगा रहा हूँ कि क्लोज वाली जगह पे नोड बनेगा, ओपन वाली जगह पे क्या बनेगा, एंटी नोड। अच्छा, अब अगर मैं एट एक्स इज इक्वल टू एल लू, तो जब मैं x की वैल्यू l लूंगा तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि x इज इक्वल टू एल पे क्या बन रहा है, एंटी नोड। तो जब एंटी नोड बन रहा है तो आपका वहां पे जो एम्पलीट्यूड आएगा वो 2r साइन के एक्स को आपने क्या ले लिया, एल। आपने एक्स को एल माना तो ये 2r साइन के एक्स, एक्स को एल मान लिया। ये एंटी नोड के टाइम पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एंटी नोड में ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अच्छा, अब ये जब आप मैक्सिमम ले रहे हो तो ये जो आर है ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये आपकी इंसिडेंट वेव की एम्पलीट्यूड थी, ये तो कांस्टेंट है। तो बदल कौन रहा है, बदल रहा है ये साइन ऑफ के एक्स। इसमें जैसे जैसे आप एक्स बदलोगे, इस एक्स को जैसे जैसे बदलोगे साइन बदलेगा और एम्पलीट्यूड बदलेगा। तो जो भी चेंज आ रहा है वो इस साइन के अंदर यहां आ रहा है। और जब आपने ये साइन को या ऐसे लिया तो आंसर क्या आ रहा है, मैक्सिमम। और हमें पता है कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, ये साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब साइन या तो +1 हो या -1। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि यहां पे मेरा जो साइन ऑफ के एल आ रहा है वो साइन ऑफ के एल या तो +1 बनेगा या -1। +1 का मतलब कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है पॉजिटिव एक्सट्रीम में, माइनस का मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है नेगेटिव एक्सट्रीम। तो यहां पर अब आप एक चीज याद करो, साइन की वैल्यू +1 कब होती है, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है +1, और 90 को मैं लिख सकता हूं π/2।
अच्छा, साइन 270, 270 क्या होता है? -1, एंड 270 को आप लिख सकते हो 3π/2। अच्छा, अगर अब मैं 2π में फिर π/2 ऐड कर दूं, 2π में फिर π/2 ऐड कर दूं, तो 2π का मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया। 2π का मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर π/2 ऐड कर दिया तो फिर 90 पे आ गए ना आप। एक साइकिल कंप्लीट करके π/2 ऐड करो, फिर 90 पे आ गए, तो वो आंसर फिर दोबारा क्या हो जाएगा? +1। और अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये देखो, ये कितना हो गया? 5π/2। तो यहां पे 3 की जगह क्या आ गया? 5π/2। ऐसे ही अगर मैं इसको 7π/2 करूंगा तो ये -1 हो जाएगा। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब भी आप ये जो गिवन साइन के साथ ये वाला थीटा है, इस थीटा को जब भी आप लोगे π/2, या लोगे 3π/2, या लोगे 5π/2, या लोगे 7π/2। अगर आप इसको ट्रेंड को जरा ध्यान से देखो, ये बन गया ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो या तो मेरा आंसर +1 आएगा या मेरा आंसर -1 आएगा। तो मैंने क्या नोटिस किया कि मेरी जो वैल्यू बन रही है वो π/2 का क्या बन रही है? ऑड मल्टीपल। और ऑड मल्टीपल कैसे निकालते हैं? तो देखो, अगर किसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो हमेशा इवन आएगा। इसमें 1 माइनस कर दो तो वो ऑड हो जाएगा, या 1 प्लस कर दो तो भी ऑड हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसे n को 2 से मल्टीप्लाई करूं, ये आंसर हमेशा क्या आएगा? इवन। और अगर मैं इसमें 1 माइनस कर दूं तो ये पक्का क्या होगा? ऑड। तो मैं चाहता हूं कि π/2 का ऑड मल्टीपल बने। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं? हम नोटिस कर रहे हैं कि साइन ऑफ KL जो है वो हमारा बन रहा है +-1। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो KL मतलब थीटा, KL दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। वेयर जो n है वो मेरा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो जो मेरा n है वो यहां पे क्या है? एक इंटीजर। हाँ जी, क्लियर है बात? तो आप क्या नोटिस कर रहे हो? आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो k है ये होता है 2π/λ इंटू L इजिकल टू 2n-1 π/2। तो यहां पर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। और जब ये पाई और पाई कैंसिल हो गया तो मेरे पास ये जो गिवन लेमडा है, ये लेमडा क्या बन गया? 2 2 4L ओवर 2n-1। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास ये वेवलेंथ आ गई, और ये हमारे पास क्या आया? दिस इज योर वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो अगर आप लास्ट क्लास में नोटिस करो, हमने स्ट्रिंग के लिए वेवलेंथ निकाली थी, उसमें अलग थी। उसमें जो वेवलेंथ का आंसर आया था वो अलग था। यहाँ पे जो वेवलेंथ का आंसर आ रहा है वो अलग है। और ये जो आपकी वेवलेंथ आ रही है, इसमें एक नहीं अलग अलग वेवलेंथ आ रही हैं, जो डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे कि n1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो। तो जैसे जैसे n बदलते जाओगे वेवलेंथ क्या करेगी? चेंज होगी। और अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो आप इस वेवलेंथ के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो फ्रीक्वेंसी बनती है दैट इज इक्वल टू स्पीड ओवर वेवलेंथ। और स्पीड यहां पे आपकी जो है वो स्पीड ऑफ साउंड है। हम अभी करके हटेंगे। जो यहां पे स्पीड होगी वो किसकी होगी? जो वेव जनरेट हो रही है वो साउंड है, तो साउंड की स्पीड। और लेमडा जो आपने भी निकाला है ये आपके पास नीचे आ गया 4L, ऊपर आ गया 2n-1, ये आ गया V/4L। तो हमने क्या नोटिस किया कि ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। एंड अगेन वही चीज कि आपका जो n है ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन।
और यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की स्टैंडिंग वेव बन रही है। देखो, जब एक फ्लूइड आप प्ले करते हो, एक बांसुरी प्लेयर कर रहा है, जो एक आप कोई भी ऑर्गन पाइप है उसको आप प्ले कर रहे हो, जैसे एक फ्लूइड है, बांसुरी है, तो उसमें से अलग अलग साउंड आती हैं, आप म्यूजिक को जनरेट करते हो। वो कैसे म्यूजिक जनरेट हो रहा है? क्योंकि आप अलग अलग स्टैंडिंग वेव्स बना रहे हो। वो आप जब एयर ब्लो करते हो तो आप वो एयर को हर बार इस तरीके से ब्लो करते हो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव बने। हर फ्रीक्वेंसी की अपनी साउंड होगी, तो वो जब आप फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो वो साउंड में थोड़ा फर्क पड़ेगा, और वो जब साउंड में फर्क पड़ेगा तो आपके पास वो एक म्यूजिक बनेगा जिसको आप सुन रहे हो। तो एक ही पाइप में आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हो, और वो जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वो आपके पास इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से जनरेट हो रही है। और यहां पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं? यहां पे इस गिवन रिलेशन में मैं नोटिस कर रहा हूं कि जब मैं एन को इंक्रीज करूंगा, ये देखो, जब मैं एन को यहां पे इंक्रीज करूंगा तो एन को इंक्रीज करने पे मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो मेरी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो कब होगी? जब एन 1 होगी। और हमने पहले भी लास्ट क्लास में नोटिस किया था कि जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो मेरी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगी। वो कब होगी? जब मेरा एन 1 होगा। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि जो हमारी स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अच्छा, ये जो स्पीड है दिस इज गोइंग टू रिमेन सेम फॉर अ गिवन मीडियम। तो इसका मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो अगर मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी को मिनिमम रखूंगा तो मेरा जो वेवलेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है कि जब हम अपने गिवन एन को इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और पेपर में अगर कभी आ गया कि मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो, तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी? जब एन की वैल्यू 1 होगी। तो जब एन 1 होगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, जब एन 1 होगा तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। एन को बदलोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी। तो अलग अलग एन पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, और हर एन पे एक अलग टाइप की स्टैंडिंग वेव बनेगी। मतलब बनेगी तो स्टैंडिंग वेव, पर वो अलग टाइप की बनेगी। तो अब वो अलग अलग जो स्टैंडिंग वेव्स हैं उनके हम कुछ केसेस करेंगे, और उनको हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कहेंगे। तो वील बी डिस्कसिंग नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो हम अब नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन करेंगे इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो जो फर्स्ट नॉर्मल मोड है इसमें आप एन को क्या लोगे? 1। जब आप एन 1 लोगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, क्या फॉर्मूला था? 2n-1 इंटू वी बाई 4l। एन को 1 लिया तो ये आ गया 2 - 1, तो कितना आ गया? 1। तो हमारे पास ये जो गिवन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई ये क्या आ गई? V/4l। तो ये जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये आपकी वो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, और इसको हम क्या नाम देंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड मैं ये जो पाइप ले रहा हूं, इस पाइप की जो मैं गिवन लेंथ ले रहा हूं वो मैंने लेंथ ली है एल। ये जो पाइप मैंने ली है इसकी लेंथ एल। और यहां पे अगर मैं वेवलेंथ निकालना चाहता हूं तो मेरा जो वेवलेंथ बनेगा उसका फॉर्मूला क्या था? 4l/2n-1। अब ये 4l/2n-1, तो n आप क्या ले रहे हो? 1 ले रहे हो। तो अगर आप n 1 ले रहे हो तो यहां पे ये वैल्यू क्या आ गई? 1। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आपकी जो पूरी पाइप की लेंथ है वो 1/4 ऑफ द वेवलेंथ होगी। पूरी पाइप की लेंथ 1/4 ऑफ द वेवलेंथ। अच्छा, 1/4 ऑफ द वेवलेंथ अगर मैं एक वेव बनाऊं तो मैंने क्या नोटिस किया? यहां पर क्या बनेगा? नोड। यहां पर क्या बनेगा? एंटी नोड। हाँ जी, ठीक है। और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पे बनेगा नोड, और ये पूरी की पूरी क्या है? एक पूरी की पूरी वेव। तो इसका 1/4, ये 1/4 हो गया।
और ये 1/4 हो गया, तो ये जो 1/4 है ये क्या बन रहा है आपका एंटी नोड। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि सिर्फ इतना पोर्शन आपका वेव का नजर आएगा, पूरी ट्यूब में वेव का सिर्फ इतना पोर्शन नजर आएगा, क्योंकि वेव की जो लेंथ वेव लेंथ है और ट्यूब की लेंथ अगर आप कंपेयर करो तो ट्यूब की लेंथ वेव लेंथ का क्या है 1/4। तो ये आप जब यहां पर इसको ड्रॉ करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास ये नोड है और ये आपका एंटी नोड है और ये आपका जो गिवन पार्टिकल है ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे वो पार्टिकल की जो ऑसिलेशन है वो ऐसे होगी और आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका नोड एक्ट करेगा और ये वाला पॉइंट आपका क्या एक्ट करेगा एंटी नोड। एंड यहां पे ये जो आपकी की पूरी लेंथ आप देख रहे हो, ये जो पूरी की पूरी आप लेंथ देख रहे हो, ये पूरी की पूरी लेंथ जो है ये राइट नाउ λ/4 है। और वैसे भी हमने ये पहले एक बार डिस्कस किया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स इज λ/2, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड्स इज λ/2 एंड डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एंटी नोड, हाँ जी याद है क्या कहा था, नोड एंड एंटी नोड कितना डिस्टेंस होता है λ/4। वही चीज आ रही है देखो, डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एंटी नोड इज λ/4। तो ये हमारे पास गिवन जो फर्स्ट वाइब्रेशन है एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में उसका कंसेप्ट। तो देखो क्लियर है यहां पे, ये पता लग गया कि कैसे मेरी पार्टिकल्स की ऑसिलेशन हो रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो हमारे पास अब ये सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन आ गया। तो जो सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है इसमें हमारा N2 है। अच्छा अगर मैं N2 ले लूं तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी, हाँ जी क्या बनेगी 2n-1, तो 2 2 4 -1 कितना आ गया 3v/4l। और आपने अभी पीछे नोटिस किया था कि ये जो v/4l है, ये वाला ये जो v/4l है ये किसके इक्वल है, ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो अगर ये आपके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो ये जो आपका रिलेशन आया ये क्या आ गया 3 टाइम्स ऑफ μ1। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले से क्या कर गई है बढ़ गई है, हमारी फ्रीक्वेंसी पहले से बढ़ गई है। हाँ जी ठीक है जी। अच्छा ये जो फ्रीक्वेंसी आप नोटिस कर रहे हो इसमें आपने n को क्या लिया 2, तो हमने क्या कहा था कि n-1 का मतलब होता है नंबर ऑफ ओवरटोन, n-1 का मतलब होता है नंबर ऑफ ओवरटोन। तो 2-1 तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब हो गया कि आपका जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के एक लेवल ऊपर, तो ये मेरा बन गया फर्स्ट ओवरटोन। तो दिस इज योर फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा हार्मोनिक याद है क्या कहा था हमने, हार्मोनिक क्या होता है मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल। तो ये देखो फंडामेंटल का मल्टीपल कितना है 3 टाइम्स। तो ये मेरा फर्स्ट ओवरटोन है या मैं इसको क्या कह सकता हूं थर्ड हार्मोनिक। अच्छा अब आप नोटिस करो जैसे जैसे आप इस एन को बढ़ाओगे, जैसे जैसे एन को बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो अगली फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो इससे ज्यादा आएगी, इससे ज्यादा मतलब आंसर जो है वो 3 से ज्यादा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड हार्मोनिक तो आया ही नहीं, फंडामेंटल के बाद सीधा क्या आ गया थर्ड हार्मोनिक। अच्छा उसके बाद जब देखूंगा तो आंसर आएगा फिफ्थ हार्मोनिक, उसके बाद जब देखूंगा तो आएगा सेवंथ हार्मोनिक। तो मैं यहां पे क्या नोटिस कर रहा हूं कि इन क्लोज ऑर्गन पाइप इवन हार्मोनिक्स आर नॉट फॉर्म्ड, इवन हार्मोनिक बनते ही नहीं है, जबकि स्ट्रिंग में बनते थे यहां पे नहीं बन रहे। तो हम यहां पे क्या नोटिस कर रहे हैं, हम यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स even harmonics are not formed। इवन हार्मोनिक्स जो हैं
वो नहीं बनते। इवन हार्मोनिक्स आर नॉट फॉर्म्ड, इवन हार्मोनिक्स नहीं बन रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। स्ट्रिंग में बन रहे थे, यहां नहीं बन रहे। हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर है ये। और यहां पे अगर अब मैं वेवलेंथ निकालूं तो मेरी जो वेवलेंथ बनेगी, हाँ जी, क्या फॉर्मूला था, 4l/2n-1। और जब ये 2n-1 करूंगा तो ये आ गया 3। तो मेरे पास जो गिवन लेंथ है वो आ गई 3/4 ऑफ द वेवलेंथ। अच्छा, 3/4 का क्या मतलब है, हमारे पास ये एक पूरी वेव है, तो ये पूरी वेव की लेंथ जो होती है वो लेमडा 3/4। तो 3/4 का मतलब हो गया कि मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये हाफ वेव होगी, हाफ में फिर 1/4 ऐड कर दिया, तो ये जो रीजन यहां से लेके यहां तक, ये मेरा क्या बन गया, 3/4। ये मेरा 3/4 बन गया। अगर ये मेरा 3/4 बन गया तो मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करूंगा कि मेरी जो गिवन स्टैंडिंग वेव बनेगी, वो स्टैंडिंग वेव जो फॉर्म होगी वो इस तरीके से होगी, जिसमें ये 3/4, अगर आप ऐसे करोगे तो ये पूरा वेव बनना था, तो ये आपका भी 3/4। और फिर आपके यही पार्टिकल्स जो ऊपर थे वो नीचे आ जाएंगे, और जो पार्टिकल्स नीचे थे वो ऊपर को चले जाएंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर आपकी गिवन लेंथ आ रही है वो 3/4 ऑफ द वेवलेंथ आ रही है। और ये जो मेरे गिवन पॉइंट्स हैं, ये मेरा नोड, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या एक्ट करेगा, एंटी नोड। ये जो पॉइंट है ये क्या बन जाएगा, नोड। ये जो पॉइंट है ये क्या बन जाएगा, एंटी नोड। हाँ जी, ठीक है। और एक और चीज यहां पे नोटिस करो, एक और चीज आप ऑब्जर्व करो कि इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स योर नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड्स। तो देखो, स्ट्रिंग के अंदर भी स्टैंडिंग वेव्स बन रही थी, पर स्ट्रिंग में याद है हमने नोटिस किया था कि जो नोड होते हैं वो हमेशा एंटी नोड से एक ज्यादा होता है। तो आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए ना, क्योंकि आगे अब मैं जब ओपन ऑर्गन पाइप करूंगा उसमें क्या मैं नोटिस करूंगा कि एंटी नोड नोड से एक ज्यादा होगा, उल्टा एंटी नोड नोड से एक ज्यादा होगा। किसमें, ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज में क्या है, नोड और एंटी नोड दोनों इक्वल है। पीछे देखो, एक नोड था एक एंटी नोड था, यहां पे दो नोड है और दो एंटी नोड है। स्ट्रिंग में क्या होता है, नोड हमेशा एक ज्यादा होता है। हाँ जी, बातें समझ में आ रही है जो बोल रहे हैं। तो ये हमारी गिवन वाइब्रेशन है, ये हमारा सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया किसके अंदर, इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और ये याद रखना है कि यहां पे जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहां पे जो v आ रहा है, v वो वेलोसिटी ऑफ साउंड है। और वो जो साउंड है वो कौन सी वेलोसिटी, वो जो आपकी साउंड वेव है वो कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। हाँ जी, क्लियर है ये। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो हमने याद रखने हैं। तो अब थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन करते हैं। तो इन केस ऑफ थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, what we observe is that the value of n is 3। तो n की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा, अगर n की वैल्यू 3 आ गई तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आ गई, 2n-1। तो 3 2 6 -1, हाँ जी, कितना आ गया, 5v/4l। और ये जो हमारे पास v/4l है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 𝜇1 है। तो हमने क्या नोटिस किया कि ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 5 टाइम्स ऑफ 𝜇1। हाँ जी, अब देखो क्या नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अब पहले से क्या हो गई है, 5 टाइम्स। और अगर मैं इसको नोटिस करूं तो ये n-1, 3-1, तो ये क्या बन गया, सेकंड ओवरटोन। तो ये आ गया सेकंड ओवरटोन। लेकिन हार्मोनिक कौन सा है, फिफ्थ हार्मोनिक। तो बात समझ में आई क्या कह रहे हैं कि इवन हार्मोनिक नहीं बनने, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में इवन हार्मोनिक नहीं बनने। और स्ट्रिंग में इवन ऑड दोनों बनते थे, स्ट्रिंग में दोनों बनते थे, यहां पे सिर्फ कौन सा बनेगा हमारे पास, ऑड।
सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स बनेंगे। अच्छा, अब यहां पर भी याद रखना है, समटाइम्स हमें ओवरटोन और एन के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे रिलेशन जो है वो एन से ही बन रहे हैं। तो यहां पे हमने पहले लिखा हुआ है कि फॉर फॉर एनी केस, कोई भी केस हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे ऑर्गन पाइप का क्लोज्ड केस हो या ओपन केस हो, फॉर एनी केस नंबर ऑफ ओवरटोन इज इक्वल टू n-1। कोई भी केस हो तो नंबर ऑफ ओवरटोन हमेशा क्या होगा, n-1। जैसे मैंने अगर कहा सेकंड ओवरटोन, तो सेकंड ओवरटोन इज n-1, तो 2 इज इक्वल टू n-1। n कितना हो गया, 3। लेकिन अगर मैं यहां पर लेता हूं फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, अगर मैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में ऑब्जर्व करूं, आपकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 2n-1 V/4L। अच्छा, ये जो V/4L है ये तो आपका न्यू वन है, न्यू वन मतलब फंडामेंटल है। तो आपकी जो गिवन फ्रीक्वेंसी आ रही है वो ऐसे आ रही है, 2n-1 इंटू न्यू वन। तो यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, यहां पे हम नोटिस कर रहे हैं दैट नंबर ऑफ हार्मोनिक इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप विल बी इक्वल टू 2n-1, क्योंकि हमने कहा था कि नंबर ऑफ हार्मोनिक हमेशा क्या होता है, मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल। तो मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, ये मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल बन रहा है। तो हमारा नंबर ऑफ हार्मोनिक जो है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है 2n-1। जैसे अगर मेरे को एग्जामिनर ने कहा सेवेंथ हार्मोनिक इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कब आएगा, तो मैंने कहा कि मेरे को चाहिए सेवेंथ हार्मोनिक किसमें, क्लोज ऑर्गन पाइप में। कब आएगा, जब ये 2n-1 7 के इक्वल होगा। अगर 2n-1 7 के इक्वल होगा तो n की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 4। तो फोर्थ नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, जब फोर्थ नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा तब मेरी जो गिवन हार्मोनिक होगी वो कौन सी होगी, सेवेंथ हार्मोनिक। हाँ जी, ठीक है। तो ये आपको देखना आना चाहिए, ये चीज आपको देखनी आनी चाहिए कि आपका जो गिवन हार्मोनिक है वो कैसे आप ऑब्जर्व करोगे। तो स्टैंडिंग वेव में समझ में आ गया कि इवन बनने नहीं है, ऑड बनेंगे। और वो हार्मोनिक को अगर एन के साथ कंपेयर करना है तो हम इस पर्टिकुलर रिलेशन के साथ कंपेयर करेंगे। और अगर मैं वेवलेंथ देखूं तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, 4L/2n-1। तो 2n-1 कितना आ गया, 5। तो मेरा जो गिवन एल है वो क्या बन गया, 5/4। 5/4 का क्या मतलब है, 5/4 का मतलब एक कंप्लीट वेव में 1/4 ऐड करो तो क्या बन जाएगा, 5/4। तो इसका मतलब एक कंप्लीट वेव, ये एक कंप्लीट वेव के अंदर 1/4 ऐड कर दो तो ये 5/4 बन जाएगा। तो अगर मैं यहां पे नोटिस करूं तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मेरी जो गिवन वेव है उसमें जो मेरे पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से ऑसिलेट करेंगे। और जब मेरे पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट करेंगे तो थोड़ी देर बाद जब मैं इनको नोटिस करूंगा तो जो ऊपर थे पार्टिकल वो नीचे आ जाएंगे, जो नीचे थे पार्टिकल वो ऊपर चले जाएंगे। और यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारा नोड, ये जो पॉइंट है ये हमारा एंटी नोड, फिर ये जो पॉइंट है ये नोड, फिर ये जो पॉइंट है ये हमारा एंटी नोड, फिर ये नोड, और फिर ये हमारा एंटी नोड। और अगेन हम क्या नोटिस करेंगे, जितने नोड हैं उतने ही एंटी नोड्स बन रहे हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आ गई इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। हाँ जी, क्लियर है ये। तो देखो अगर मैं एक यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करूं, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पॉसिबल व्हेन द एयर कॉलम इन अ क्लोज्ड पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर वाइब्रेट्स। तो मेरे पास यहां पर जो मैं ये कॉलम ले रहा हूं, इस कॉलम की जो लेंथ हमें दी हुई है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारी वेव बने उसका जो वेवलेंथ है वो क्या हो, मैक्सिमम। तो हमने क्या नोटिस किया था कि वेवलेंथ कब मैक्सिमम होगा,
जब n की वैल्यू मिनिमम होगी, जब n मिनिमम होगा। और क्योंकि यहां पे देखो ये एंड क्लोज्ड है, तो ये मेरी क्लोज्ड पाइप, तो फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हमें पता है कि हमारा जो गिवन वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला क्या है, 4l ओवर 2n-1। तो वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास गिवन n जो है वो 1 होगा। तो मैंने n को 1 पुट कर दिया, तो ये मेरे पास 4l, और l हमें कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो हमारी जो मैक्सिमम वेवलेंथ हम यहां पे नोटिस कर रहे हैं वो कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ आ गई जो हम इस गिवन पाइप में क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो याद रखना है कि जब आप n को इंक्रीज करोगे तो वेवलेंथ कम होगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो जब n 1 होगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम है एंड फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, और जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वेवलेंथ कम होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का केस। हाँ जी, क्लियर है ये?